हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पोजीशन वेक्टर के बारे में। किसी भी वेक्टर के पॉइंट के स्थिति से इसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखें बच्चों। वो टॉपिक है दो सदिशों का अदिश या बिंदु गुणन। आप कह सकते हैं अंग्रेजी में स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए बच्चों, हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं। मान लीजिए ये हमारा वेक्टर ए है और ये है बच्चों वेक्टर बी और उसके बीच का एंगल थीटा है। तो दो सदिशों का अदिश गुणन कैसे परिभाषित होता है वो देखिए। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। तो इसका डेफिनेशन हम ऐसे कह सकते हैं, इसे परिभाषित करते हैं, दो सदिशों का अदिश गुणन उनके मापांकों एवं उनके बीच के कोण के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। बात समझ में आगे बच्चों। दो सदिशों का अदिश गुणन उनके मापांकों तथा उनके बीच के कोण के कोसाइन कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। बच्चों इसको आप इस तरह से, अगर ए डॉट बी इक्वल टू मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी है, कॉस थीटा लिखा हुआ है तो आप इससे कॉस थीटा निकाल सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी। इसका उपयोग होता है बच्चों किसी भी दो वेक्टर के बीच के एंगल को फाइंड करने में। तो अगर किसी के वेक्टर के बीच का एंगल अगर फाइंड करना है तो आप पहले कॉस थीटा निकालेंगे और कॉस थीटा निकालने के बाद ए डॉट बी मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी का यूज करेंगे और आपको उसके बीच का एंगल का पता चल जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे दो सदिशों के अदिश गुणन के गुण। तो आइए देखिए बच्चों, दो सदिशों के अदिश गुणन के गुण, प्रगुण भी कह सकते हैं बच्चों। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो आइए बच्चों, इसमें पहला प्रॉपर्टीज है किसी भी सदिश का स्वयं से अदिश गुणन, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर होता है। वो कैसे होता है देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अगर ये वेक्टर ए है और वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हम लिखें तो पहले वेक्टर का मापांक यानी पहला वेक्टर आपका ए है, फिर दूसरे वेक्टर का मापांक परिभाषा के अनुसार और उसके बीच का कोण। तो इस वेक्टर और इसी वेक्टर के बीच का कोण तो 0 डिग्री हुआ, तो cos 0 डिग्री लिखना पड़ा। तो देखा आपने, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर तो मॉड बे का स्क्वायर हो गया, मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर, और cos 0 आप जानते हैं कि 1 हो गया। तो इस तरह आपने देखा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर होता है। इसी में बच्चों हम देखेंगे कि परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर में जैसे आई जे के, ये तीन स्पेशल टाइप का यूनिट वेक्टर है बच्चों जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, जो एक दूसरे पर परस्पर क्या होता है, लंब होता है। तो ऐसे स्थिति में अगर सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो देखिए क्या होता है आपका रिजल्ट, वेक्टर ए आई डॉट वेक्टर आई इक्वल टू मॉड वेक्टर आई का स्क्वायर लिखेंगे। सेम वेक्टर का डॉट पर उसी वेक्टर के मापांक का वर्ग होता है और ये चूंकि यूनिट वेक्टर है इसलिए इसका वैल्यू तो 1 होगा, इसलिए 1 का स्क्वायर यानी 1। तो पता चला बच्चों कि आई डॉट आई इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। इसी प्रकार सिमिलरली बच्चों जे डॉट जे ये भी 1 होगा और के डॉट के ये भी 1 होगा। बात समझ में आ रही बच्चों। अब हम लोग दूसरे प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है ना। या हम लोग दूसरे प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। वेक्टर ए डॉट बी
इज इक्वल टू अगर ज़ीरो होता है तो ये डेफिनेट है कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी पर। देख रहे हैं बच्चों? और अगर वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी पर तो डेफिनेट है कि वेक्टर ए डॉट बी क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। यानी आइदर साइड से सही होगा। इफ एंड ओनली बी कह सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट बी इजकल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ, या इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। अब इसको हम बारी बारी से प्रूव करेंगे बच्चों कि कैसे ए डॉट बी जीरो होने पर ए बी पर परपेंडिकुलर है, और दूसरी बार प्रूव करेंगे अगर ए बी पर परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी कैसे जीरो होता है। तो मान लीजिए बच्चों कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो नॉन जीरो वेक्टर्स है। नॉन जीरो वेक्टर्स माने क्या होगा, ऐसा वेक्टर जिसका मान जीरो नहीं है। तो यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर जीरो होगा तो इम्प्लाइज हमको लिखना होगा मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन है बच्चों कि ये ए और बी जो है वह नॉन जीरो वेक्टर है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि मॉड वेक्टर ए का वैल्यू या मॉड वेक्टर बी का वैल्यू जीरो नहीं होगा। जब इस दोनों में कोई जीरो ना होगा, रिजल्ट जीरो है बच्चों, तो इसका मतलब है कि कॉस थीटा का वैल्यू जीरो होगा। इम्प्लाइज कॉस थीटा इक्वल टू जीरो लिखने का मतलब कॉस कितना डिग्री बच्चों, 90 डिग्री। इसलिए क्या पता चला कि थीटा इक्वल टू 90। इससे क्या मिलता है हमको कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी पर। तो देखा आपने कि अगर ए डॉट बी ज़ीरो हुआ तो वेक्टर ए बी पर क्या हुआ, परपेंडिकुलर है। अब हम लोग इधर से लेंगे बच्चों कि अगर वेक्टर ए लंब है वेक्टर बी पर तो ए डॉट बी कैसे जीरो होता है। जैसे ये देखिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, हम देख रहे हैं दोनों एक दूसरे पर लंब है, यानी ये 90 डिग्री है। तो इसलिए वेक्टर ए डॉट बी ले लेते हैं इक्वल टू क्या होगा, मॉड वेक्टर ए इंटू क्या होगा मॉड वेक्टर बी, और कॉस कितना डिग्री लेना होगा बच्चों, 90 डिग्री। तो यहाँ पर मॉड वेक्टर ए तो ठीक रहा, मॉड वेक्टर बी भी ठीक रहा, लेकिन कॉस 90 डिग्री क्या होता है, ज़ीरो। तो इस तरह आपने देखा कि अगर वेक्टर ए लंब है वेक्टर बी पर तो यह इम्प्लाइज करता है कि वेक्टर ए डॉट बी का मान जीरो होगा। याद रखो बच्चों, इस दोनों रिजल्ट में एक रिजल्ट एग्जाम में डेफिनेटली आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है एग्जामिनेशन में, इसलिए आप उसको ध्यान रखिए कि अगर ए डॉट बी जीरो होगा तो वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी पर, और अगर वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी पर तो वेक्टर ए डॉट बी क्या होगा, ज़ीरो होगा। बच्चों हम तीसरे प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी जो बच्चों ठीक है बच्चों, अब हम तीसरे प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। परस्पर लंब इकाई सदिशों वेक्टर आई वेक्टर जे तथा वेक्टर के बीच अदिश गुणन किस प्रकार होता है। यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ म्यूचुअली
परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स वेक्टर आई, वेक्टर जे एंड वेक्टर के। तो देखिए बच्चों, आपको पहले ही बताए थे ये तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर स्पेशल टाइप का वेक्टर है। ये दोनों तीनों जो है परस्पर लंबवत वेक्टर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो आइए हम मिलते हैं बच्चों कि वेक्टर आई डॉट जे क्या होगा। तो अभी तो हम आपको बताए थे कि दो सब एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर होने से क्या कंडीशन होता है, उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। तो आई डॉट जे, तो आई जे पर परपेंडिकुलर है तो इसका वैल्यू क्या होगा, जे होगा। सिमिलरली जे डॉट आई लेंगे तब भी परपेंडिकुलर है, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो आपने क्या देखा कि वेक्टर आई डॉट जे रहे या वेक्टर जे डॉट आई रहे तो रिजल्ट क्या होगा, जीरो। इसी प्रकार बच्चों, यानी सिमिलरली जे डॉट के रहे या के डॉट जे रहे तो भी इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। आप इसको भी याद करिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आई जे और के बीच जो है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। फिर उसके बाद बच्चों के डॉट आई और आई डॉट के का वैल्यू भी क्या होगा, जीरो। इस तरह हमने बताया तीसरा प्रॉपर्टी बच्चों। अब हम चौथे प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर टू अदर वेक्टर। इसका मतलब ऐसे हिंदी में समझिए, किसी सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप। यहां देखिए बच्चों, मान लीजिए कि ओ ए इजकल टू अगर वेक्टर ए है और ओ बी इजकल टू वेक्टर ए आपको दिया हुआ है और बी से आपने बी एम लंब डाल दिया और इसके बीच का एंगल अगर थीटा है तो कॉस थीटा इजकल टू क्या होगा बच्चों, आधार बटे कर्व। आधार बटे कर्व का क्या मतलब हुआ बच्चों कि ओ एम बाय ओ बी, और ओ बी तो इसका मैग्नीट्यूड है इसलिए यहाँ पर ओ एम बटे सिर्फ बी लिखेंगे। इससे इम्प्लाई होता है बच्चों, ओ एम अगर फ्री करेंगे तो यहाँ होगा बी कॉस थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लेंगे तो हमको लेना होगा बच्चों मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। यानी क्या हुआ बच्चों, मॉड वेक्टर ए तो हुआ, अब मॉड वेक्टर बी को आप सिर्फ बी लिख सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड लिया गया है बी कॉस थीटा, और मॉड वेक्टर ए और बी कॉस थीटा के बदले में आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, ओ एम। ये ओ एम जो है बच्चों, ये ओ एम वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप है, प्रक्षेप है, प्रोजेक्शन है। ये ओ एम जो है वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप है। यानी वेक्टर बी जितना बड़ा है वहाँ के अगर लास्ट पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर काट दें तब जो शैडो बनता है यही इस वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप है। तो इस ओ एम को आप क्या कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। यानी ऐसे ही लिख सकते हैं बच्चों कि मॉड वेक्टर ए इंटू क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप। वेक्टर बी का वेक्टर ए पर क्या, प्रक्षेप। तो इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं बच्चों कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड वेक्टर ए और फिर वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप। उसी तरह बच्चों यहाँ से अगर इस पर परपेंडिकुलर डाल दें, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और इसको रिवर्स कर दें यानी वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए ले लें तो क्या होगा, मॉड वेक्टर बी तो होगा लेकिन ए का बी पर प्रक्षेप क्या है, वो ओ एन है। क्या है बच्चों, ओ एन। तो ये हो गया आपका ओ एन। यानी क्या हो गया, मॉड वेक्टर बी इंटू कितना हो गया, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर क्या, प्रक्षेप, जिसको आप प्रोजेक्शन कहते हैं। इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं बच्चों कि ए डॉट बी इजकल टू मॉड वेक्टर ए एंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, या वेक्टर बी का ए पर प्रक्षेप। सिमिलरली इसी तरह से बच्चों वेक्टर बी डॉट, अगर वेक्टर ए है तो मॉड वेक्टर बी तो आप लिखेंगे ही, और वेक्टर
ये ओ एन यानी क्या होगा, वेक्टर ए का बी पर प्रक्षेप, वेक्टर ए का बी पर प्रक्षेप क्या है, ओ एन है आपका, तो ओ एन हमने लिखा। तो ये क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपको कहेगा कि वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप ज्ञात करें। तो वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप ज्ञात करें, तो वेक्टर अगर हम इसको फ्री करेंगे वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, तो ये जो मॉड वेक्टर बी है वो इसके नीचे आएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या हो गया कि इज इक्वल टू क्या होगा, बी डॉट ए बटे कितना हो गया, मॉड वेक्टर बी। और बताएंगे बच्चों कि ए डॉट बी बी डॉट ए बराबर होता है, इसलिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए डॉट बी बटे मॉड वेक्टर बी। तो पता चला बच्चों कि एक वेक्टर का दूसरे पर प्रक्षेप निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना, और जिस पर प्रक्षेप निकालना है, जैसे बी पर निकालना है तो बी का मॉड नीचे जाएगा, अगर ए पर निकालना है तो ए का मॉड नीचे जाएगा। क्योंकि यहाँ ए फ्री हो रहा है इसलिए यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है बच्चों, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप अगर आपको लिखने कहा जाएगा तो आप क्या लिखिएगा, आप डायरेक्ट लिखिएगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और किस पर, बी पर, इसलिए उसका मॉड दीजिएगा, ये फॉर्मूला हुआ। उसी तरह बच्चों वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप अगर कहेगा तो आपको लिखना है बच्चों वेक्टर ए डॉट बी तो लिख ही डालना है, और यहाँ पर वेक्टर ए। तो ये जानना बहुत ज़रूरी था बच्चों। हम एक प्रॉपर्टी छोड़ दिए थे, वो ये प्रॉपर्टी है बच्चों कि वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। यानी कहने का मतलब बच्चों कि वेक्टर ए डॉट बी उतना ही होता है जितना कि वेक्टर बी डॉट ए। देखिए हम बनाते हैं आपको बताने के लिए, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। सपोज कर लीजिए कि इसके बीच का कोण थीटा है, तो यदि आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लेते हैं तो वो क्या होता है, मॉड वेक्टर ए यानी ए से बी की तरफ चले, यानी एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन से, और मॉड वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, इसको कह दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। और पुनः वेक्टर बी डॉट वेक्टर ले लेते हैं, तो बी से ए की तरफ चले तो क्लॉकवाइज होगा, तो पहले मॉड वेक्टर बी मॉड वेक्टर ए लिखेंगे, और बी से ए की तरफ चले तो ए से बी की तरफ चले तो प्लस हुआ, तो बी से ए की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, यानी कॉस माइनस थीटा। लेकिन आप जानते हैं बच्चों 11 क्लास में मैंने पढ़ाया था कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो आपने देखा कि ये दोनों वैल्यू बराबर हुआ, इसलिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप क्या पाए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लिख देते हैं 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से आप क्या पाए कि वेक्टर ए डॉट बी उतना ही होता है बच्चों जितना कि वेक्टर बी डॉट ए। यही वजह है कि हम वहाँ पर बोल रहे थे बच्चों कि ये जो बी डॉट ए है तो आप उसको ए डॉट बी भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम बताएं, आपको बहुत सारी जानकारी दिए, स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बताया कि दो वेक्टर का अदिश गुणन या बिंदु गुणन कैसे होता है, और फिर उसके बाद बच्चों हम बताएं आपको कि इसका जो प्रॉपर्टीज़ है दो सदिशों के अदिश गुणन का वो मैंने बताया, और प्रोजेक्शन के बारे में बताया जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिएट करेगा, एग्जामिनेशन में आ सकता है कि एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप कैसे निकाला जाता है। आपके एग्जाम्पल के तौर पर हम बताते हैं बच्चों कि कैसे एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप निकाला जाता है। हम एक सुटेबल एग्जाम्पल लेते हैं, हम देखते हैं कि सदिश इतना का सदिश इतना पर प्रक्षेप कैसे ज्ञात करेंगे। आप मान लीजिए कि माना वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर आई प्लस 3 वेक्टर जे प्लस 7 वेक्टर के, तथा वेक्टर बी इज इक्वल टू 7 वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे और प्लस 8 वेक्टर के। सबसे पहले ऐसा कीजिए कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले दीजिए, तो वेक्टर आई प्लस 3 वेक्टर जे प्लस 7 वेक्टर के डॉट 7 वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे और प्लस 8 वेक्टर के।
बच्चों जब डॉट प्रोडक्ट आपको लीजिएगा तो आप 1 बाय 1 करके नहीं लेंगे, नहीं तो 3 3 जा 9 टर्म्स हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं कि आई डॉट आई 1 होता है, फिर आई डॉट जे या आई डॉट के हमेशा 0 होता है क्योंकि परपेंडिकुलर है। उसी तरह जे डॉट जे 1 होता है, बाकी जे आई के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, और जे का के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसी तरह के का सिर्फ आई के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, के का जे के साथ करेंगे 0 होगा, लेकिन के का के साथ करेंगे तो 1 होगा। आपको पहले ही बताया आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1, बट आई डॉट जे या जे डॉट आई इक्वल टू 0, जे डॉट के या के डॉट जे इक्वल टू 0, और के डॉट आई या के डॉट जे इक्वल टू 0। सो बच्चों डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, आई डॉट आई के लिए करेंगे, जे डॉट जे के लिए और के डॉट के, बाकी के लिए नहीं करेंगे। तो आई डॉट आई हो गया 1, इसलिए आपका क्या बना 7, और जे डॉट जे इक्वल टू क्या होगा 1 हो गया, और माइनस प्लस माइनस हो गया इसलिए -3, और के डॉट के 1 हो गया इसलिए क्या हो गया यहाँ 56 हो गया। बच्चों यहाँ पर 63 - 3 हो गया, यानी क्या होगा बच्चों 60 हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, दोनों का मॉड निकालना है। मॉड निकालने के लिए मापांक निकालने के लिए बताए थे, तो ये वेक्टर ए का जब मॉड लेंगे तो इसका जो कोफिशिएंट है यानी 1 है, तो 1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर, और फिर इसके बाद क्या करेंगे बच्चों 7 करते हैं। तो क्या हो गया बच्चों यहाँ पर 1 + 9 + 49 हो गया, यानी क्या हो गया तब 49 × 50 = 59 हो गया बच्चों। और फिर मॉड वेक्टर बी लीजिए आप, मॉड वेक्टर बी लेंगे तो क्या लेंगे 7 का स्क्वायर प्लस -1 का, चूंकि जे के साथ -1 का कोफिशिएंट है, और यहाँ पर बच्चों 8 का स्क्वायर। तो इस तरह से 49 + 1 प्लस क्या होगा 64, इसको जोड़िए तो 9 × 10 = 14 3 1 1 6 7 7 7 7 7 क्या हो गया 11 हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब क्या निकालना है आपको, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप। तो डायरेक्ट लिखिए कि वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप। तो आपको क्या फॉर्मूला बताए थे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है बच्चों, और नीचे में क्या लेना है, जिस पर कहता है उसी का मॉड लेना है, जिस पर कहता है उसी का मॉड, बी पर कहता है इसलिए बी का मॉड। इसलिए आप अगर ये नहीं भी लिए तो चलेगा, ये जरूरी था। तो ए डॉट बी कितना आया बच्चों 60 हो गया, और ये है आपका कितना 114। तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों। एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं बच्चों कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे फाइंड करेंगे, हाउ कैन यू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो देखा जाए बच्चों, हम आपको बता रहे हैं दो सदिशों के बीच का कोण किस तरह हम निकालेंगे। बच्चों आइए देखा जाए कि इस दोनों सदिश के बीच का कोण कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी पहले आपको मानना है कि माना वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर आई माइनस 2 वेक्टर जे और प्लस 3 वेक्टर के, तथा वेक्टर बी इसको मान लिया जाए तो 3 वेक्टर आई माइनस 2 वेक्टर जे और प्लस वेक्टर के, प्लस वेक्टर के हो गया बच्चों। अब क्या कीजिए, पहले ए डॉट बी निकालिए। ए डॉट बी निकालने का मतलब आई माइनस 2j प्लस 3k डॉट, फिर 3 वेक्टर आई माइनस 2j और प्लस वेक्टर के। आपको डॉट प्रोडक्ट बताए थे, आई डॉट आई 1 हो गया 3 हुआ बच्चों, जे डॉट जे 1 हो गया 4 हो गया, के डॉट के 1 हो गया और 3 हो गया। इस तरह आपने देखा कि यहाँ 13 हो गया। उसके बाद दोनों का मॉड निकालना बच्चों। तो मॉड वेक्टर ए निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों 14 हो गया। फिर मॉड वेक्टर बी निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर लेना है अपने को, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। तो यहाँ भी क्या हो गया 14 हो गया। तो माना कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है। क्या मान लें बच्चों, बीच का कोण क्या है बराबर थीटा। तो इसलिए फॉर्मूला हम आपको बताए थे डिफिनेशन में कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी। तो ए डॉट बी आप निकालें, ए डॉट बी कितना है आपका, ए डॉट बी है आपका 13 और यहाँ पर ये 14 है मॉड वेक्टर ए,
मॉड वेक्टर बी भी 14 है, जिसमें क्या हुआ 2 हो गया 14, तो यहाँ 14 का स्क्वायर हुआ, जिससे इसका रूट बाहर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और ये आपका कॉस थीटा हो गया। और चूंकि थीटा निकालने का रहा बच्चों, तो आपको इन्वर्स में हम पढ़ाए थे कि अगर कॉस थीटा इजकल टू 13/14 है तो थीटा इजकल टू क्या होगा बच्चों, कॉस इन्वर्स 13/14। तो बच्चों इस तरह हमने बताया, आपको बहुत सारी जानकारी दी स्केलर प्रोडक्ट के बारे में, दो सदिशों के अदिश गुणन के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया, और कुछ प्रॉब्लम्स भी बताए। हम उम्मीद रखते हैं बच्चों कि अगर इस थ्योरी का उपयोग किया जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपसे बन सकेंगे। हम इसी आशा के साथ आज इस क्लास को समाप्त करते हैं।